आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जारी है। ईडी से बचने के लिए आपके नेता कई तिगरम हिला रहे हैं, लेकिन ईडी ने भी शराब घोटाले मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी के पास ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसकी वजह से आप नेताओं की मुसीबत और बढ़ गई है। जांच की आंच अब केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। हालांकि केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो ईडी के पास जाने से बच जाएं, लेकिन खबर के मुताबिक शराब घोटाले मामले में ईडी एक और बड़ा एक्शन लेने जा रही है, जिसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, लेकिन ईडी इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकती है जिससे केजरीवाल की बेचैनी बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे इस खबर में कि कैसे केजरीवाल के लिए आई है बुरी खबर। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईडी अगर कार्रवाई करती है तो केजरीवाल की नींद गायब हो सकती है। वहीं इस खबर में आगे आपको राम मंदिर के बारे में भी बताएंगे कि कैसे विपक्षी नेता राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम पचा नहीं पा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हमें राजनीतिक चकाचौंध छू भी नहीं पाएगी, वह राजनीतिक चकाचौंध से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कथित ईमानदारी को ही गिरवी रख दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कथित घोटालों की लगभग छड़ी सी लगा दी है। कई घोटालों के दाग अरविंद केजरीवाल के दामन पर लग चुके हैं। जमीन, जंगल, दवा और दारू नीति में घोटाले का दंश झेल रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। ईडी से अरविंद केजरीवाल लगातार नजरें चुरा रहे हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जारी कर रही है, लेकिन पता नहीं जाने क्यों अरविंद केजरीवाल ईडी से नजरें चुरा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले ये कहते थे कि किसी भी नेता को अपने जीवन में पारदर्शिता रखनी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने खुलासा किया था। और बकौल संदीप दीक्षित, केजरीवाल ये भी कहते थे कि पद पर बैठे नेता पर अगर हल्का भी आरोप लगे तो उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद अरविंद केजरीवाल अपनी कही बात को ही भूल गए, तभी तो वह इतने घोटालों के आरोप के बाद भी सीएम पद पर ऐसे चिपक गए हैं जैसे मानो फूल पर भंवरा। केजरीवाल शायद अपनी कही बातों को ही भूल गए हैं, तभी तो वह ना अपना पद छोड़ रहे हैं और ना ही कट्टर ईमानदार होते हुए भी ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। जब भी ईडी समन भेजती है तो केजरीवाल साहब राजनीतिक टूर पर निकल जाते हैं। ईडी ने चौथा समन केजरीवाल साहब को भेज दिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी के चौथे समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होने वाले हैं। वह एक राज्य के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि केजरीवाल साहब अगर अब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी मुसीबतें काफी बढ़ने वाली हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एक बार फिर बीजेपी के सियासी दांवपेच का हिस्सा करार दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल 19 जनवरी से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कानूनी विकल्प आजमाएगी, इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल चौथे समन की अनदेखी करते हैं तो ईडी इस मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है। इसमें आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले की रकम को हासिल करने वाले लाभार्थी के रूप में आरोपित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक कदम होगा। फिर ये मामला अदालत के हवाले हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जांच की आंच सीधे केजरीवाल पर भी आ सकती है। ईडी अपने आरोप पत्र में दावा कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का इस्तेमाल किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद तल्ख अंदाज में ईडी से पूछा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाते। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाए जाने से केजरीवाल की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। हालांकि केजरीवाल के गैर हाजिर रहने की दशा में ईडी का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ईडी के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहने से गुरेज नहीं करते थे कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन जिस तरह से वो ईडी से आंख मिचौली कर रहे हैं उसको देखकर समझकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अपने काम और बयानों की वजह से आपके नेता मुश्किल में फंसे हुए हैं। आपके नेता पहले कांड करते हैं और फिर जब फंसते हैं तो कोर्ट घूमने लगते हैं।
लेकिन अब हालत ये हो गई है कि आपके नेताओं के खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि वो लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। दिल्ली हो या गुजरात, हर जगह आपके नेताओं के खिलाफ समन जारी हो रखा है। हालत ऐसी हो गई है कि दोनों ही नेताओं की सांसदी और मुख्यमंत्री पद कब चला जाए उन्हें खुद ही नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं तो वहीं संजय सिंह को नया डर सताने लगा है। दरअसल जेल में बंद संजय सिंह को अब सांसदी जाने का डर सताने लगा है। अभी हाल ही में संजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा के सांसद बने हैं और अब उन्हें लगने लगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसके बाद उन्हें सांसदी भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के शरण में पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि दरअसल मंशा ये है कि संजय सिंह को दोषी करार देकर उन्हें राज्यसभा के सांसदी से अयोग्य घोषित की जाए, जबकि सांसद की स्टे की अपील गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से सांसद के लिए जारी समन को 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि सांसद की स्टे या अंतरिम राहत वाली अपील पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। वहीं BR गवई और संदीप मेहता की पीठ ने संजय सिंह को झटका देते हुए संजय सिंह को उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्रायल को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की थी। बेंच ने कहा कि हम ट्रांसफर पिटीशन पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से गुजारिश करते हैं कि स्टे की अपील या कम से कम अंतरिम राहत पर 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई करें। कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि जब तक हाईकोर्ट अंतरिम राहत देने या खारिज करने पर विचार करे, कार्रवाई पर रोक रहे। आपको बता दें कि मानहानि केस में संजय सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है। पिछले साल 28 दिसंबर को गुजरात में स्थानीय अदालत ने संजय सिंह को ट्रायल में प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि तब कोर्ट को बताया गया था कि संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर टिप्पणी को अपने खिलाफ अपमानजनक बताया था। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह को सांसदी जाने का डर सताने लगा है। फिलहाल उन्हें 4 सप्ताह के लिए अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। आम आदमी पार्टी जब राष्ट्र पार्टी बनी तो बड़ा ही इठला कर राजनीतिक गलियारों में चल रही थी और सब जगह ताल ठोक रही थी कि जी देखिए हम 10 साल में ही राष्ट्रीय दल बनकर उभरे हैं। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपनी इस बात को रखा था। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो इतनी जल्दी राष्ट्र पार्टी का तगमा मिला वो था बिना संगठन जनता के बीच हवाई किला बनाकर चुनाव लड़ जाना। अगर हवाई किले के जाल में जनता फंसी तो ठीक, नहीं तो फिर से बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली लौट आएंगे। इसी हवाई चक्रव्यूह के जाल में पहले दिल्ली, फिर पंजाब और आखिर में थोड़ा बहुत गुजरात भी फंसा। लेकिन उसके बाद कोई भी राज्य अरविंद केजरीवाल एंड टीम पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने जो कुंभा झूठ के दम पर इकट्ठा किया था वो अब तिल तिल करके बिखर रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपके नेताओं में अपने भविष्य को लेकर बेचैनी बनी हुई है। तभी तो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। पार्टी में नई टूट की खबर आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ से आई है, जहां की जनता ने केजरीवाल एंड टीम को बड़ा ही बेआबरू करके दिल्ली वापस भेज दिया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के बाद आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश अध्यक्ष और 6 अन्य बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आपके इंडी गठबंधन में शामिल होने से नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ में आपका कुंभा बिखर गया है। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। अध्यक्ष कोमल हुपेंडी समेत 6 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसे अरविंद केजरीवाल के लिए झटका माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। हुपेंडी ने इस्तीफे के बाद निराशा जाहिर करते हुए कहा कि मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि यह
पार्टी साफ है और दूसरे दलों से अलग है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं था जैसी उम्मीद की थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आए। इंडी गठबंधन की वजह से प्रदेश में दमखम से चुनाव नहीं लड़ पाए, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दूसरी पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि अभी कोई विचार नहीं है। बता दें, कोमल हुपेंडी मूल रूप से बस्तर संभाग के भानु प्रतापपुर के हैं। कोमल 2016 में पार्टी से जुड़े और 2023 में चुनाव लड़े। एमए इतिहास उत्तीर्ण कोमल 2007 से लेकर 2016 तक सहकारिता अधिकारी और कोऑपरेटिव बैंक में सीईओ रहे हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर 8 सालों से राजनीति में थे। वो पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से केजरीवाल एंड टीम को लोग छोड़कर भाग रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि पार्टी में सिर्फ केजरीवाल और दूसरे ही 4 से 5 लोग मिले। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धू ने सबको चौंका दिया है। दरअसल विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता कंफ्यूज नजर आ रहे हैं अपनी बनाई नीतियों की तरह। देश के विपक्ष को पता है कि अकेले तो पीएम मोदी का मुकाबला उनके बस की बात तो है नहीं, तो खड़ा कर लिया भानुमति का कुनबा। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ पर बने इस गठबंधन की पोल रोज खुलती है। इस गठबंधन में देश हित से अधिक खुद का राजनीतिक स्वार्थ अधिक है। सबसे ज्यादा जूतम पहचान पंजाब और दिल्ली में मची हुई है। आप और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहना राजनीतिक मजबूरी भी है। अब किस तरह की कश्मकश में फंसे हैं आप और कांग्रेस के नेता, इसकी बानगी पंजाब में देखने को मिली है। इन दिनों विपक्षी इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग पर बैठकें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में आप सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा सिद्धू अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को बिना बताए ही अलग से अपनी सभाएं कर रहे हैं। सिद्धू ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा है कि आप सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ रहा है। राजनीतिक दल लोगों को सिर्फ झूठ बेचते हैं। पहले अकाली दल और अब आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य को लूटा जा रहा है। इस वजह से राज्य कंगाल होता जा रहा है। आज प्रदेश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1,20,000 रुपए का कर्ज होता है। सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा था कि वे 1 लाख करोड़ का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन असलियत सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक है। सीएम भगवंत मान अपने अधिकारियों के साथ महंगी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के हक का पैसा निजी लोगों के घरों में भेजा जा रहा है। प्रदेश में केवल माफिया, रेत माफिया और शराब माफिया आज भी पहले की तरह कारोबार कर रहे हैं। जब तक प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी, तब तक जनता का भला नहीं हो सकता। मैं कभी झूठ के साथ खड़ा नहीं रहा। जब बीजेपी ने अकाली दल को चुना तो उन्होंने बीजेपी छोड़कर पंजाब को चुना और हमेशा पंजाब की भलाई के लिए काम किया। सिद्धू ने आपके नेताओं को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा कि ये लोग जमीनें खरीद रहे हैं और पैलेसों में हिस्सेदारी ले रहे हैं। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सिद्धू ने कहा कि बड़ी लड़ाई लड़ने और देश को बचाने की खातिर समझौता करना जरूरी है। अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। उन्होंने कहा कि आए दिन युवा देश छोड़कर कनाडा जा रहे हैं, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। तो देखा आपने कैसे पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर पंजाब की मान सरकार है। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी और केजरीवाल दिल्ली में मीटिंग करते हैं, लेकिन पंजाब में सिद्धू आपकी मान सरकार को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। पूरा देश राम के आने का इंतजार कर रहा है। पूरा भारत राममय हो चुका है, लेकिन विपक्ष है कि लगातार राम काज को धूमिल करने में लगा हुआ है। विपक्ष लगातार राम के नाम पर एजेंडा चला रहा है। विपक्ष को पता है कि राम के बयार में लोकसभा चुनाव 2024 भी बह जाएगा। इसीलिए विपक्ष अपनी हर जुगत लगा रहा है कि कैसे भी करके रामकाज को प्रभावित कर दिया जाए। इसीलिए पहले राम मंदिर को अर्धनिर्मित बताया, फिर कहा कि शुभ मुहूर्त नहीं है और अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ही धता बता दिया जाए। पूरा भारत राममय है। भगवान राम के नवनिर्मित भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सारा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता घृणा फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
इसी कड़ी में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद लोग उनकी बुद्धि पर तरस खा रहे हैं। राउत ने दावा किया है कि रामलला का मंदिर मूल जन्म स्थान पर नहीं है बल्कि वहां से 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी जिस जगह पर राम मंदिर बनवा रही है वो मंदिर का मूल स्थान नहीं है। मंदिर वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहां नहीं बना है। राउत ने कहा कि मूल स्थान से दूर तो कोई भी राम मंदिर बनवा सकता है। संजय राउत ने कहा कि वो विवादित जगह आज भी वैसे ही है। वहीं संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की सेना इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि गलत है। तो देखा आपने कैसे संजय राउत राम मंदिर निर्माण से बेचैन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस के जाने के बाद संजय राउत हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ चुके हैं। दरअसल संजय राउत भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच इस अनुष्ठान को पूरा किया था। ये वही जगह थी जहां भगवान राम का मंदिर हमेशा से हुआ करता था। उन्होंने कहा था टूटना और फिर उठ खड़ा होना। सदियों से चल रहे इस व्यक्ति क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। राउत के सवाल के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये वही जगह है तो फिर राम भगवान कहाँ है, क्योंकि उस जगह पर तो निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम को अस्थायी मंदिर से शिफ्ट कराया था। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2020 को तड़के ही इस काम को संपन्न कराया था। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण आज संपन्न हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रिपाल से नए आसन पर विराजमान मानस भवन के पास एक अस्थायी ढांचे में रामलला की मूर्ति को स्थानांतरित किया। भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। अब तो मामला समझ में आ ही गया होगा। दरअसल रामलला को तिरपाल से मुक्ति दिलाकर उन्हें अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था, जो मानस भवन के नजदीक है। इस बात की सूचना भी सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। ऐसे में संजय राउत का बयान न सिर्फ उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि विपक्ष के नेता किस तरह से जनता में भ्रम और घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।